नमस्कार। श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाक्रमों का एक गहरा विश्लेषण। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम का साबित होगा। हम हर खबर को परीक्षा के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल हिंदी में, और जहां जरूरी होगा वहां अंग्रेजी टर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, इस पूरी चर्चा के नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत। पहला विषय लेते हैं भारत की रक्षा तैयारी से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप, जिसे शॉर्ट में TPCR 2025 कह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा इसका संदर्भ समझाइए। मतलब भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी और युद्ध का बदलता स्वरूप, इसी वजह से ये जरूरी हो गया है ना? बिल्कुल। आप देखिए, हमारे दोनों तरफ परमाणु सशस्त्र पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, और युद्ध का तरीका भी अब बदल रहा है। पहले जैसे टैंक और लड़ाकू विमानों पर ही जोर नहीं है। अब न्यूक्लियर रेजिलियंस, मतलब परमाणु हमले झेलने की क्षमता, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब का महत्व बहुत बढ़ गया है। अच्छा। तो इसी तैयारी के लिए ये TPCR 2025 बनाया गया है। ये अगले 15 साल का एक तरह से ब्लूप्रिंट है हमारी रक्षा तैयारियों का। तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, क्या खास है इसमें? इसमें देखिए 4-5 मुख्य बातें हैं। पहला है परमाणु प्रतिरोध, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत करना। भारत की नीति है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की, जिसे अंग्रेजी में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहते हैं। तो इसे बनाए रखने पर जोर है। इसमें सिर्फ हथियार रखना ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि अगर पहला हमला हो भी जाए तो हमारे परमाणु हथियार सुरक्षित रहें। इसके लिए सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम जरूरी हैं। मतलब बचने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। फिर उन्हें दागने के लिए एडवांस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, जैसे मिसाइलें, विमान, पनडुब्बियां, और एक बहुत ही सुरक्षित न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, यानी न्यूक्लियर C² इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और साथ ही CBRN हमलों से बचाओ, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर हमलों से। इसके लिए रेडिएशन डिटेक्टर्स, मोबाइल डिकंटामिनेशन यूनिट्स वगैरह चाहिए। तो ये काफी व्यापक तैयारी है, सिर्फ हमला नहीं बल्कि बचाव और जवाबी कार्रवाई, सब कुछ। और दूसरा अहम बिंदु, दूसरा बड़ा फोकस है ड्रोन युद्ध पर, ड्रोन वॉरफेयर पर। इसमें लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन्स की बात है। ऐसे ड्रोन्स जो करीब 1500 किलोमीटर तक जा सकें, 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकें, और जिन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या CBRN डिटेक्शन जैसे पेलोड लग सकें। वाह। और वो जो आजकल सुसाइड ड्रोन की बात होती है। हाँ, वो भी है। उन्हें कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये हवा में मंडराते रहते हैं और सही समय पर AI की मदद से अपने टारगेट पर हमला करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके वॉरहेड दोबारा इस्तेमाल हो सके। और साथ ही छोटे ड्रोन्स भी, जो हमारी सेना की टुकड़ियों जैसे टैंक रेजिमेंट या इन्फेंट्री के साथ मिलकर काम करेंगे, रियल टाइम जानकारी देंगे। जब इतने ड्रोन होंगे तो उनसे बचने का तरीका भी सोचा होगा। निश्चित रूप से। वो तीसरा मुख्य बिंदु है काउंटर ड्रोन उपाय। देखिए, अकेले ड्रोन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ड्रोन का झुंड, जिसे ड्रोन स्वॉर्म कहते हैं। तो TPCR में ऐसे सिस्टम बनाने की बात है जो इन्हें जैम कर सके, मतलब एडेप्टिव जैमिंग सिस्टम्स, और इलेक्ट्रॉनिक डिनायल बबल्स बनाने की बात है जो करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक नो ड्रोन जोन बना दे। दिलचस्प है। और चौथा बिंदु, आपने कहा था 4-5 हैं। हाँ, चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है एकीकृत प्रतिरोध। ये एक तरह का रणनीतिक बदलाव है। इसमें सिर्फ परमाणु क्षमता या पारंपरिक सेना पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि परमाणु प्रतिरोध के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता, साइबर क्षमता और ड्रोन जैसे मानव रहित प्लेटफॉर्म्स, इन सब को मिलाकर एक ज्यादा असरदार और मल्टी लेयर्ड प्रतिरोध खड़ा करना है। तो ये पारंपरिक सैन्य शक्ति से आगे बढ़कर नेटवर्क और तकनीक पर आधारित प्रतिरोध है। सही कहा। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ये सब इतना जरूरी क्यों है अभी? चीन और पाकिस्तान का जिक्र तो आपने किया। हाँ, चीन फैक्टर बहुत बड़ा है। उनके पास बहुत एडवांस्ड ड्रोन्स, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं। पाकिस्तान का खतरा अपनी जगह है।
आतंकवाद का इस्तेमाल और युद्ध के मैदान में छोटे परमाणु हथियारों की धमकी। इसके अलावा हाल के युद्ध जैसे यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि ये नई तकनीकें, ड्रोन, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितनी निर्णायक हो सकती हैं। सही। और एक और पहलू है आत्मनिर्भरता का। रक्षा क्षेत्र में हम विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और स्वदेशी क्षमताएं विकसित करना चाहते हैं। ये टीपीसीआर उस दिशा में भी एक कदम है। तो अगर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये GS3 सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। भारत की रक्षा नीति, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बदलती युद्ध रणनीतियां, चेंजिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज, ये सब इसमें कवर होता है। बिल्कुल। और इसमें ये जो कीवर्ड्स हैं, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, इंटीग्रेटेड डिटरेंस और अलग-अलग तरह की ड्रोन तकनीकें, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने समझा TPCR 2025 भारत का नया रक्षा रोड मैप जो परमाणु, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं पर फोकस कर रहा है। ये चीन, पाकिस्तान और बदलते युद्ध के तरीकों के संदर्भ में अहम है और UPSC GS3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जो लगातार खबरों में बना रहता है, गाजा पट्टी। हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष के बाद ये फिर से चर्चा में है। खबर यह है कि इजराइल ने वहां पूर्ण घेराबंदी, कंप्लीट सीज कर दी है। मतलब बिजली, पानी, ईंधन, खाना सब बंद। इसने 2007 से जो नाकाबंदी, गाजा ब्लॉकेड चली आ रही थी, उस पर फिर से दुनिया का ध्यान खींचा है। ये गाजा पट्टी है क्या असल में? गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर जमीन का एक बहुत ही संकरा सा टुकड़ा है। आप नक्शे पे देखेंगे तो पता चलेगा। इसकी सीमाएं दक्षिण पश्चिम में मिस्र से, उत्तर और पूर्व में इजराइल से और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती हैं। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। बाप रे, बहुत ज्यादा घनत्व है। हाँ, और जो प्रतिबंध लगे हैं उनके कारण इसे अक्सर खुली हवा की जेल, ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। इसका थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी बताइए, ये स्थिति बनी कैसे? देखिए, 1967 में जो 6 दिवसीय युद्ध, 6 डे वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था और अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। फिर 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियां और सैनिक हटा लिए। इसे डिसएंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन फिर 2007 में हमास सत्ता में आ गया वहां। हाँ, और उसके बाद से इजराइल और मिस्र दोनों ने मिलकर गाजा पर एक कड़ी नाकाबंदी लगा दी। मतलब सामान और लोगों की आवाजाही को बहुत सीमित कर दिया। इजराइल का तर्क है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि हमास तक हथियार ना पहुंच सकें। लेकिन इसका असर वहां के आम लोगों पर क्या पड़ा है? यूएन क्या कहता है? यूएन की जो मानवीय एजेंसी है OCHA, उसके मुताबिक गाजा की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है और वो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। और वहां से आने जाने के रास्ते वो भी सीमित हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। 3 तरफ तो दीवारें या बाढ़ है। उत्तर और पूर्व में इजराइल की तरफ, दक्षिण में मिस्र की तरफ, पश्चिम में समुद्र है। आने जाने के लिए सिर्फ 3 मुख्य रास्ते हैं जिन्हें क्रॉसिंग कहते हैं। एक है करम अबू सलेम और दूसरा एरेज क्रॉसिंग, ये दोनों इजराइल के नियंत्रण में है। तीसरा है रफा क्रॉसिंग जो मिस्र के नियंत्रण में है। और ये खुले रहते हैं? नहीं, यही तो समस्या है। ये तीनों क्रॉसिंग्स अक्सर या तो बंद रहती हैं या इन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होते हैं। खासकर जब तनाव बढ़ता है या संघर्ष होता है, तब तो लगभग बंद ही हो जाती है। समझ गया। ये विषय UPSC के लिए कितना महत्वपूर्ण है GS1 और GS2 में? बहुत ज्यादा। GS1 में विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट 1945 के तहत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष आता है और GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये एक अहम हिस्सा है। और यहाँ से मानचित्र आधारित प्रश्न, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बनने की बहुत संभावना रहती है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं पिछले सालों के प्रश्नों का? हाँ बिल्कुल। जैसे 2008 में योम किपुर युद्ध, योम किपुर वॉर पर सवाल था कि ये किन देशों के बीच लड़ा गया था। अच्छा। जवाब था इजराइल और मिस्र, सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देशों के बीच 1973 में। फिर 2017 में पूछा गया था कि दिए गए देशों में से कौन भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। हाँ, इसमें लेबनान और सीरिया होंगे। इसी तरह 2015 में पूछा था कि कौन सा दक्षिण पश्चिम एशियाई देश भूमध्य सागर में नहीं खुलता।
सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। इसमें जॉर्डन होगा। सही। फिर 2015 में ही गोलान हाइट्स पर सवाल था कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ये मध्य पूर्व में है, इजराइल और सीरिया के बीच विवादित पठार। और 2008 में टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द किससे संबंधित है ये पूछा गया था। ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ा है। ठीक है, तो हमने गाजा पट्टी की भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास, मौजूदा संकट और सीमाओं को समझा। साथ ही यूपीएससी में इस क्षेत्र से जुड़े पिछले सवालों पर भी नजर डाली। ये GS1 और GS2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी क्षेत्र से जुड़ी एक और अहम खबर पर आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस जल्द ही शायद इसी महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक मान्यता देगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन जाएगा। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। तो फ्रांस का ये कदम टू स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल के साथ साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विचार को एक बड़ा कूटनीतिक बल देगा। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, एक राज्य, स्टेट और एक राष्ट्र, नेशन में क्या अंतर होता है? अक्सर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, राज्य एक राजनीतिक इकाई है। इसके लिए 4 चीजें जरूरी मानी जाती हैं। एक निश्चित भूभाग, टेरिटोरी, उस पर रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, एक सरकार, गवर्नमेंट और संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी। जबकि राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जो एक साझा संस्कृति, भाषा, जातीयता या इतिहास के आधार पर खुद को एक महसूस करते हैं। अच्छा, तो एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी राष्ट्र का अपना राज्य न हो, जैसे कुर्द लोगों का उदाहरण दिया जाता है। फिलिस्तीन के मामले में वो एक राष्ट्र तो है, लेकिन उनके राज्य की मान्यता और संप्रभुता पर विवाद है। तो मैक्रोन ने जो घोषणा की, उसमें मुख्य बातें क्या थीं? सिर्फ मान्यता या और भी कुछ? उन्होंने 4 मुख्य बातें कहीं। पहला, गाजा में तुरंत युद्धविराम होना चाहिए। दूसरा, हमास का निरस्त्रीकरण हो, डिसआर्म्ड हो। तीसरा, गाजा में मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे और पुनर्निर्माण का काम हो। और चौथा, आपसी मान्यता हो, मतलब फिलिस्तीनी इजराइल को मान्यता दे और इजराइल फिलिस्तीनी संप्रभुता को स्वीकार करे। फिलिस्तीन की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताइए। ये नाम कहाँ से आया? फिलिस्तीन भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए बहुत पवित्र जगह रही है। पहले विश्व युद्ध के बाद ये इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में आया, लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत। फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र UN ने एक योजना बनाई कि फिलिस्तीन को बांट दिया जाए, एक यहूदी राज्य बने, एक अरब राज्य बने और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया जाए। लेकिन ये योजना लागू नहीं हो पाई। यहूदियों ने इसे स्वीकार कर लिया और 1948 में इजराइल की घोषणा कर दी। लेकिन अरब देशों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और इसी के बाद पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। आज जब हम फिलिस्तीनी क्षेत्र, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज कहते हैं, तो हमारा मतलब मुख्य रूप से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से होता है। इन पर किसका नियंत्रण है, ये भी विवाद का विषय है। दुनिया भर में फिलिस्तीन को कितनी मान्यता मिली हुई है? आपने बताया फ्रांस पहला G7 देश होगा। हाँ, अभी तक UN के 193 सदस्य देशों में से करीब 146 देश फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इनमें ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और लगभग सभी अरब देश शामिल हैं। और कौन नहीं देते मान्यता? मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मान्यता नहीं देते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, UN की पूर्ण सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी जरूरी है। और अप्रैल 2024 में अमेरिका ने फिलिस्तीन के आवेदन को वीटो कर दिया था। तो फ्रांस के इस कदम का असल मतलब क्या होगा? क्या इससे कुछ बदलेगा? देखिए, इसका तत्काल जमीनी असर शायद सीमित हो, लेकिन ये एक बड़ा प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक और कूटनीतिक कदम है। ये फिलिस्तीनी राज्य के दावे को मजबूती देता है। इसका मतलब है कि फ्रांस अब फिलिस्तीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने का इरादा रखता है, जैसे दूतावास खोलना वगैरह। भारत का रुख क्या रहा है इस मुद्दे पर? आपने पहले थोड़ा जिक्र किया था। भारत का रुख हमेशा से फिलिस्तीन समर्थक रहा है। हम 1974 में PLO को फिलिस्तीनियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाले
पहले गैर अरब देशों में से एक थे। 1998 में हमने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। 1996 में गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जो बाद में 2003 में रामलला शिफ्ट हो गया। हमने 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को के सदस्यता दिलाने के पक्ष में भी वोट किया था। पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो भारत ने फिलिस्तीन पर यूएन के करीब 54 प्रस्तावों के पक्ष में वोट दिया है और सिर्फ 8 पर अनुपस्थित रहा। और वो डी-हाइफिनेशन पॉलिसी। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। डी-हाइफिनेशन पॉलिसी का मतलब है कि भारत अब इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि अलग-अलग डील करता है। पहले भारत का झुकाव मुख्य रूप से फिलिस्तीन की तरफ था। अब भारत फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन तो करता है, लेकिन साथ ही इजराइल के साथ अपने रक्षा, तकनीक और अन्य रणनीतिक संबंधों को भी बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ये एक तरह का संतुलन है। तो ये विषय भी यूपीएससी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की विदेश नीति, मध्य पूर्व की राजनीति, यूएन की भूमिका, राज्यों की मान्यता जैसे कई पहलू शामिल हैं। डी-हाइफिनेशन पॉलिसी पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो हमने फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के प्रस्ताव, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा, फिलिस्तीन का इतिहास, वैश्विक मान्यता की स्थिति और भारत की फिलिस्तीन नीति व डी-हाइफिनेशन पॉलिसी पर चर्चा की। ये GS2 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब मध्य पूर्व से निकलकर वापस भारत आते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विकास की बात करते हैं। सेरिबो, ये क्या है? सेरिबो एक बहुत ही शानदार स्वदेशी उपलब्धि है। ये असल में एक हाथ में पकड़ने वाला यानी हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है और ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब बिना किसी चीरफाड़ या इंजेक्शन के ये दर्दनाक मस्तिष्क चोटों यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज TBIs का पता लगा सकता है। हाथ में पकड़कर ब्रेन इंजरी का पता, कमाल है। इसे बनाया किसने? इसे कई भारतीय संस्थानों ने मिलकर विकसित किया है। इसमें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मुख्य है, साथ में MDMS, एम्स भोपाल, निमहांस बैंगलोर और एक प्राइवेट कंपनी बायोस्कैन रिसर्च भी शामिल है। ये काम कैसे करता है? इसकी तकनीक क्या है और खासियतें क्या हैं? ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे शॉर्ट में नायर्ड्स कहते हैं, और मशीन लर्निंग की तकनीक पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता सकता है कि दिमाग के अंदर कहीं खून तो नहीं बह रहा, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या सूजन तो नहीं है, एडिमा। सिर्फ 1 मिनट में? हाँ, सिर्फ 1 मिनट में। और ये पूरी तरह रेडिएशन फ्री है, इसलिए ये शिशुओं और गर्भवती महिलाओं सहित सभी के लिए सुरक्षित है। इसके नतीजे भी समझने में आसान है, कलर कोडेड होते हैं और ये काफ़ी लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसे पैरामेडिक्स या यहाँ तक कि थोड़े प्रशिक्षण के बाद आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहाँ इस्तेमाल करने की योजना है? इसे एम्बुलेंस में, ट्रॉमा सेंटरों में, ग्रामीण क्लिनिकों में, आपदा क्षेत्रों में और यहाँ तक कि सेना की स्वास्थ्य सेवाओं में भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास CT स्कैन और MRI जैसी तकनीकें तो पहले से हैं, फिर इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, CT और MRI ब्रेन इंजरी के निदान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। एक तो वो बहुत महंगे होते हैं, दूसरा उनके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए और प्रशिक्षित तकनीशियन चाहिए। और सबसे बड़ी बात, छोटे शहरों और खासकर ग्रामीण भारत में उनकी उपलब्धता बहुत सीमित है। हाँ, ये बात तो है। इससे होता क्या है कि निदान में बहुत देर हो जाती है और सिर की चोट TBI एक ऐसी चीज है जहां समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है। तो सेरिबो के फायदे क्या हैं इनके मुकाबले? फायदे कई हैं। ये पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बहुत तेज़ है, सिर्फ 1 मिनट लेता है। ये सस्ता है और इसमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ट्रायाज में मदद करना, मतलब ये जल्दी से बता सकता है कि किस मरीज की चोट गंभीर है और किसे फौरन CT या MRI की जरूरत है और किसे शायद नहीं। अच्छा, ये प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। बिल्कुल, इससे बड़े अस्पतालों पर बोझ भी कम हो सकता है और इमेजिंग की लागत भी घट सकती है। इसे कई ट्रॉमा केयर सेंटर्स में टेस्ट और वैलिडेट भी किया जा चुका है। ये दर्दनाक मस्तिष्क की चोट यानी TBI होती क्या है असल में, और भारत में ये कितनी बड़ी समस्या है?
टीबीआई का मतलब है सिर पर अचानक कोई तेज चोट या आघात लगना, जिससे दिमाग का सामान्य कामकाज बाधित हो जाए। भारत में इसके मुख्य कारण है सड़क दुर्घटनाएं लगभग 60%, ऊंचाई से गिरना 20 से 25% और हिंसा लगभग 10%। ये एक महामारी विज्ञान अध्ययन के आंकड़े हैं। और इसका बोझ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। अनुमान है कि भारत में हर साल 15 से 20 लाख लोग टीबीआई से घायल होते हैं और करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मृत्यु दर, रुग्णता, विकलांगता और सामाजिक आर्थिक नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है। चोट हल्की भी हो सकती है, जैसे कंकशन, या गंभीर भी, जिसमें दिमाग में खून बह सकता है, सूजन आ सकती है और लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। इसके लंबे समय तक क्या प्रभाव हो सकते हैं? इसके लंबे समय तक असर हो सकते हैं, जैसे सोचने समझने की क्षमता में कमी, स्मृति हानि, भावनात्मक या व्यवहार संबंधी समस्याएं, अवसाद, चिंता, शारीरिक अक्षमता और बाद में अल्जाइमर जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। आपने कहा कि सेरिब्रो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। क्यों? हाँ, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कई कमियां हैं। वहाँ सीटी एमआरआई स्कैन की सुविधा मिलना बहुत मुश्किल है, प्रशिक्षित न्यूरोसर्जन या तकनीशियनों की कमी है, जबकि सड़क दुर्घटनाएं और गिरने की घटनाएं वहाँ भी खूब होती हैं। तो सेरिब्रो कैसे मदद करेगा वहाँ? सेरिब्रो को वहाँ पैरामेडिक्स या फर्स्ट रिस्पॉन्डर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुरंत बता देगा कि मरीज को बड़े सेंटर भेजने की ज़रूरत है या नहीं। इससे आपातकालीन चिकित्सा का वो गोल्डन आवर बच सकता है, जो जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये सस्ता है, तो ये उन जगहों के लिए भी उपयुक्त है जहां संसाधनों की कमी है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मुख्य बातें। सेरिब्रो क्या है? ये एक पोर्टेबल ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल है। किस तकनीक पर आधारित है? निर्स और मशीन लर्निंग। क्या पता लगाता है? इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और एडिमा। और इसे किसने विकसित किया है? आईसीएमआर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने। मुख्य बात यह है कि सेरिब्रो एक मेड इन इंडिया विघटनकारी चिकित्सा उपकरण, डिसरप्टिव मेडिकल डिवाइस है, जो टीबीआई की पहचान को तेज, सस्ता और सुलभ बनाकर खासकर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाट सकता है और जानें बचा सकता है। ये टॉपिक यूपीएससी GS3 साइंस एंड टेक में भारतीयों की उपलब्धि, तकनीक का स्वदेशीकरण और GS2 हेल्थ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हमने सेरिब्रो, एक स्वदेशी ब्रेन इंजरी डिटेक्शन टूल, उसकी तकनीक, महत्व, टीबीआई के बोझ और विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। ये GS3 और GS2 के लिए प्रासंगिक है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से जुड़ा है। सिकल सेल रोग, सिकल सेल डिजीज SCD और विकलांगता अधिकार। मुद्दा यह है कि मार्च 2024 में सरकार ने कुछ दिशा निर्देश बदले और SCD को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत मान्यता दे दी। लेकिन कुछ पेंच हैं इसमें। हाँ, पेंच ये है कि मान्यता तो मिल गई, लेकिन SCD से पीड़ित लोगों को उस 4% आरक्षण कोटे में शामिल नहीं किया गया है, जो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में बेंचमार्क विकलांगता वालों को मिलता है। इससे SCD समुदाय और उनके लिए काम करने वालों में काफी निराशा है, क्योंकि SCD एक बहुत ही दर्दनाक, जीवन भर चलने वाला और अक्षम करने वाला रक्त विकार है। और ये किसी खास समुदाय को ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ, ये भारत में असमान रूप से आदिवासी और दलित समुदायों को ज्यादा प्रभावित करता है। ये RPWD एक्ट 2016 क्या है? थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइए। ये कानून 2016 में आया था और इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRPD के अनुरूप बनाया गया था। इसने पहले के कानून के मुकाबले मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी थी और इसने बेंचमार्क विकलांगता की अवधारणा पेश की। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति में प्रमाणित विकलांगता 40% या उससे अधिक हो, वो बेंचमार्क विकलांग माना जाएगा। और बेंचमार्क विकलांगता वालों को क्या फायदे मिलते हैं? उन्हें कई फायदे मिलते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में कोटा, आवास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में प्राथमिकता वगैरह। तो समस्या कहाँ आ रही है SCD के मामले में? समस्या ये है कि कई बीमारियां, खासकर पुरानी या अदृश्य विकलांगताएं,
क्रॉनिक इनविजिबल डिसेबिलिटीज जैसे कि एससीडी हमेशा 40% या उससे ज्यादा की श्रेणी में नहीं आ पाती। उनकी विकलांगता का स्तर घटता बढ़ता रहता है। इस वजह से वे इन पूर्ण लाभों से बाहर रह जाते हैं। सिकल सेल रोग बाकी विकलांगताओं से अलग कैसे हैं? आपने कहा ये अदृश्य हो सकती है। हाँ, ये हमेशा बाहर से साफ साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन ये व्यक्ति को अंदर से बहुत कमजोर और दुर्बल डिबिलिटेटिंग बना देती है। इसके लक्षणों में बार बार भयानक दर्द होना, जिसे पेनफुल क्राइसिस कहते हैं, बहुत ज्यादा थकान, खून की कमी, एनीमिया, शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचना और बार बार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आना शामिल है। इसका असर जिंदगी पर कैसे पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों की स्कूली पढ़ाई बाधित होती है, वयस्कों के लिए रोजगार ढूंढना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है और समाज में एक तरह का कलंक, सोशल स्टिग्मा भी झेलना पड़ता है। तो जो RPWD एक्ट के तहत मेडिकल स्कोरिंग सिस्टम है, वो विकलांगता के इस जीवंत अनुभव, लिव्ड एक्सपीरियंस को ठीक से पकड़ नहीं पाता। और सर्टिफिकेट बनवाने में भी दिक्कतें आती हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन समस्याएं कई हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, दृष्टिकोण बहुत ज्यादा चिकित्सीय, मेडिकलाइज्ड अप्रोच है। स्कोरिंग सिस्टम सिर्फ शारीरिक जटिलताओं पर ध्यान देता है, जैसे कितनी बार खून चढ़ाना पड़ा या नसों को कितना नुकसान हुआ। वो दर्द के दौरों और सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी, मूल्यांकन में बहुत भिन्नता होती है। अलग अलग डॉक्टर या अस्पताल एक ही व्यक्ति को अलग अलग प्रतिशत दे सकते हैं। तीसरी, पहुंच की समस्या। ग्रामीण या आदिवासी इलाकों के मरीजों के लिए जिला अस्पताल तक पहुंचना, सारे टेस्ट करवाना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो नतीजा ये होता है कि कई योग्य लोग सर्टिफिकेट से वंचित रह जाते हैं। हाँ, या तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं, या फिर उनका प्रतिशत 40% से कम आका जाता है और वे लाभ से बाहर हो जाते हैं। तो ये न्याय का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। RPWD एक्ट ने विकलांगता के प्रति एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण का वादा किया था, लेकिन जमीन पर यह अभी भी एक संकीर्ण बायोमेडिकल लेंस से ही ज्यादातर काम कर रहा है। SCD जैसी अदृश्य या उतार चढ़ाव वाली विकलांगताओं की इसमें अनदेखी हो रही है। ये सीधे सीधे सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है। तो ये विषय UPSC GS2 सोशल जस्टिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे, विकलांगता नीतियां, आरक्षण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे कई पहलू शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने सिकल सेल रोग को RPWD अधिनियम में शामिल करने और आरक्षण लाभों से बाहर रखने के मुद्दे, RPWD एक्ट की पृष्ठभूमि, SCD की प्रकृति, प्रमाणन की चुनौतियों और न्याय संबंधी चिंताओं पर चर्चा की। ये GS2 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आज के अंतिम विषय पर आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टिप्पणियां आई हैं भारत को लेकर। कहा गया है कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। ये क्या मामला है? हाँ, ये टिप्पणियां हाल में आई हैं और इन्होंने भारत अमेरिका संबंधों पर एक बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने भारत की विदेश नीति, खासकर भारत की SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे समूहों में भागीदारी पर सवाल उठाए। इन समूहों में चीन और रूस दोनों ही प्रमुख सदस्य हैं। ट्रंप का इशारा था कि भारत इन देशों के ज्यादा करीब जा रहा है। और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने भारत द्वारा रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की आलोचना की थी और इसी संदर्भ में भारतीय आयात पर ऊंचा टैरिफ 50% लगाने की बात भी कही। हालांकि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया वो पुरानी थी। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन से भी कुछ बयान आए। हाँ, अमेरिका के वाणिज्य सचिव लुटनिक का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने एक तरह से भारत पर ब्रिक्स छोड़ने और एक पक्ष चुनने का दबाव डाला, मतलब अमेरिका और पश्चिमी देशों का पक्ष लेने का। भारत की क्या प्रतिक्रिया रही इस सब पर? भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसे डिप्लोमैटिक साइलेंस कह सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय MEA के अनाम सूत्रों के हवाले से खबरें आईं कि अमेरिका भारत की भूमिका का गलत आकलन, मिसकैलकुलेटिंग कर रहा है और भारत अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसे जारी रखेगा। और
ट्रंप के एक और सलाहकार ने भी कुछ कहा था। हाँ, उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक और विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रूस के साथ तेल व्यापार से फायदा उठाने के लिए ब्राह्मणों पर आरोप लगाया था। भारत ने इस टिप्पणी को आधिकारिक तौर पर भ्रामक और गलत कहकर खारिज कर दिया था। इस सब का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर दिख रहा है? क्वाड समिट पर भी कुछ असर है? हाँ, थोड़ी सी टानातानी दिख रही है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि शायद ट्रंप इसमें शामिल न हो। ये तनाव का संकेत हो सकता है। बातचीत का अगला मौका अब शायद संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में मिलेगा। यहाँ कुछ प्रमुख अवधारणाओं को समझना जरूरी है, जैसे रणनीतिक स्वायत्ता। ये क्या है? रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत रहा है। नेहरू के समय से ही इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के साथ पूरी तरह बंद कर नहीं रहेगा, बल्कि अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसले लेगा। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM इसी का एक रूप था। आज भारत का ब्रिक्स, SCO, क्वाड, G20 जैसे विभिन्न समूहों से जुड़ना इसी स्वायत्ता का प्रदर्शन है। और भारत ये संतुलन कैसे साधता है, जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं? हाँ, भारत एक बहुत ही महीन संतुलन साधने की कोशिश करता है। अमेरिका के साथ भारत क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति, रक्षा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदार है। वहीं रूस के साथ हमारे पुराने और गहरे रक्षा संबंध है, ऊर्जा आपूर्ति है और एक ऐतिहासिक मित्रता रही है। चीन के साथ सीमा पर मुद्दे हैं, प्रतिद्वंदिता है, लेकिन वो एक बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर साथ भी है। तो भारत एक बहुसंरेखण रणनीति, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अपनाता है। तो SCO और ब्रिक्स में भारत की सदस्यता का क्या मतलब है? क्या ये चीन रूस का पक्ष लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। SCO मुख्य रूप से यूरेशिया में सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार पर केंद्रित है और चीन रूस इसमें प्रमुख है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व जैसे G7, IMF, विश्व बैंक को कुछ हद तक संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत इन मंचों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय हितों को साधने, अपनी आवाज उठाने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करता है। ये किसी का पक्ष लेना नहीं है। तो क्या अमेरिका भारत की स्थिति को गलत समझ रहा है? ऐसा लगता है कि अमेरिका का एक वर्ग, खासकर ट्रंप और उनके सहयोगी, दुनिया को अक्सर दो ध्रुवों, बाइनरी में देखते हैं। एक तरफ पश्चिम, दूसरी तरफ चीन और रूस। लेकिन भारत और कई अन्य देश दुनिया को बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर मानते हैं और उसी के अनुसार अपनी विदेश नीति चलाते हैं। तो हाँ, ट्रंप की टिप्पणी भारत की जटिल वैश्विक स्थिति की शायद एक सरलीकृत या गलतफहमी भरी व्याख्या दर्शाती है। इस सब का भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं? पहला तो ये कि भारत पर पश्चिमी खेमे के साथ पूरी तरह से जुड़ने का कूटनीतिक दबाव बना रहेगा, जिसका भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए विरोध करेगा। दूसरा, टैरिफ जैसी चीजों का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत का विशाल घरेलू बाजार एक बड़ी ताकत है जिसे अमेरिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तीसरा, भू राजनीतिक प्रभाव। अगर भारत अमेरिका संबंधों में ज्यादा तनाव आता है तो ये क्वाड जैसे सहयोग को प्रभावित कर सकता है, जो इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ विरोधाभास यह है कि चीन की बढ़ती ताकत के कारण अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत भी है। और रूसी यूक्रेन वाला मुद्दा? हाँ, वो एक लगातार चलने वाला मुद्दा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा, भले ही इससे अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज हों। भारत का तर्क है कि यह उसके राष्ट्रीय हित में है। तो ये विषय भी UPSC GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भारत की विदेश नीति, प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध, बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका और बदलती वैश्विक व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं। बिल्कुल। तो हमने अमेरिका भारत संबंधों पर हालिया टिप्पणियों, प्रमुख घटनाओं, रणनीतिक स्वायत्ता और संतुलनकारी कार्य जैसी प्रमुख अवधारणाओं और भारत के लिए इसके निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा की। ये GS2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। तो ये था आज 6 सितंबर 2025 का हमारा विस्तृत समाचार विश्लेषण, जिसे हमने खास तौर पर UPSC उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया।
हमने TPCR 2025 जैसे रक्षा मुद्दे से लेकर गाजा पट्टी के मानवीय संकट, फ्रांस की फिलिस्तीन नीति, सी रेबो जैसे स्वदेशी तकनीकी विकास, सीकल सेल रोग से जुड़े सामाजिक न्याय के सवाल और भारत अमेरिका संबंधों की जटिलताओं तक कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया। हाँ, और हमारी कोशिश रही कि इन सभी विषयों को यूपीएससी के पाठ्यक्रम से जोड़ें और समझें कि पिछले वर्षों के प्रश्नों के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। याद रखें, इन विषयों की गहरी समझ न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको हमारी आज की ये चर्चा कैसी लगी? क्या आपके कोई सवाल हैं या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया श्रुतिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, इस पूरी चर्चा के नोट्स PDF फॉर्मेट में पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।